नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन सेशन में मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। हम लोग इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम को डिटेल से पढ़ रहे थे और इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम में हमने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज जो है वो हमारा 5th पार्ट है इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम का। 5th पार्ट, 5वां भाग। दोस्तों, हमने इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम में अभी तक कई चीज़ें पढ़ ली है। हमने इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया है। इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम और स्किन में एक खास डिफरेंस होता है, मैंने आपको बता दिया था। स्किन इज अ पार्ट ऑफ इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम बट इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स द स्किन। मतलब इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन भी आता है और स्किन के साथ साथ में स्किन की अपेंडेजेस भी आती है। इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये स्किन जो है ये क्या होती है दोस्तों? इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम आपकी बॉडी को बाहर से कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। स्किन की 2 लेयर्स के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। एक का नाम था एपिडर्मिस और एक का नाम था डर्मिस। दोस्तों, एपिडर्मिस की 5 लेयर के बारे में हमने चर्चा करी थी। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये 5 लेयर हमने एपिडर्मिस की स्टडी करी थी। इसके बाद हमने डर्मिस की लेयर पढ़ी थी। दोस्तों, डर्मिस की लेयर्स में हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, डीप रेटिकुलर लेयर। मैंने याद करने का तरीका बताया था। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हमने कैसे याद करी थी? CLGSR। और डर्मिस की लेयर्स कैसे याद करी थी दोस्तों? पारी, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर्स। ठीक है दोस्तों, इन सभी लेयर्स में किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहली कक्षा में पहले पार्ट में बता चुका हूं। फिर भी जब हमारे क्लास जब समाप्त हो जाएगी, जब हम लोग स्किन को पूरा पढ़ा देंगे, तो एक लास्ट डे में आपको पूरा रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने स्किन की ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करी थी। 2 प्रकार की ग्लैंड्स स्किन के अंदर पाई जाती है। एक को बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम निकालती है, और एक को बोलते हैं स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट यानी पसीना स्रावित करती है। इसके बाद दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ सीबेशियस ग्लैंड और टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। सीबेशियस ग्लैंड के टाइप्स हमने आपको डिफरेंट डिस्क्राइब नहीं की थी। सीबेशियस ग्लैंड की लोकेशन के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया था। स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्राइन और एपोक्राइन टाइप्स की स्वेट ग्लैंड के बारे में आपको डिटेल में बताया था। हेयर फॉलिकल्स के कौन से पार्ट में इनकी ओपनिंग होती है या स्किन की सरफेस पे ओपनिंग होती है, इस पर हमने चर्चा करी थी। हमने स्किन के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि स्किन का जो काम होता है वो एक काम प्रोटेक्शन का होता है, एक्सक्रीशन का होता है, एलिमिनेशन का होता है, स्टोरेज का होता है, सिंथेसिस का होता है। और इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, और रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों, हमने स्किन के कलर्स के बारे में पढ़ा था। मिलेनिन जो स्किन को कलर देता है, मिलेनिन एक प्रकार का प्रोटीन है, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से बनता है। सबसे पहला ऑप्शन हमेशा याद रखना, स्किन को कलर कौन देता है, तो आंसर होता है उसका मिलेनिन। दूसरा, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन कलरिंग, इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। और बाइल पिगमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन कलरिंग। बाइल पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है अगर आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो स्किन पर उसका निशान नजर आने लगता है, येलो कलर की स्किन नजर आने लगती है, नेल प्लेट भी येलो हो जाती है, हमने पढ़ा था। इसके अलावा कैरोटीन जो विटामिन है, कैरोटीन विटामिन, इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये जो विटामिन है ये अधिकतर जानवरों में देखने को मिलेगा आपको, जो इसको कलर देगा। इसके अलावा कैरेट है, जैसे रेडिश है, इनके अंदर भी कैरोटीन की मात्रा मिलती है। तो इंसानों में कैरोटीन का रोल ज़्यादा, कैरोटीन विटामिन का रोल ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नेल। नेल जो था, इसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर नेल को पूरा डिस्क्राइब किया था। लास्ट क्लास में आप लोग अटेंड कर सकते हैं। नेल इज़ नॉट ए शॉर्ट टॉपिक कि मैं तुरंत आपको बता दूं। नेल की क्लास आप लोग, लास्ट क्लास जो हमने नेल की पढ़ी थी उसको अटेंड कीजिए, बड़ी अच्छी नेल की क्लास थी। नेल्स के ऊपर क्या क्या तरीके की लाइंस आ सकती है, स्पून शेप नेल, कोइलोनिचिया, पैरोनिचिया, ओनिकोलाइसिस, और डिफरेंट वैरायटीज नेल जो है वो कभी कभी ड्रम स्टिक नज़र आता है, ड्रम स्टिक नेल। ये सब हमने नेल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कोइलोनिचिया जो हमने पढ़ा था, स्पून शेप नेल, ऐसा प्लमर विजन सिंड्रोम में भी कभी कभी कोइलोनिचिया देखने को मिलता है। प्लमर विजन सिंड्रोम जो है वो एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिजीज़ एक साथ हो जाती तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स
बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं। तो प्लमर विजन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक तो ओडाइनोफेजिया होता है, ओडाइनोफेजिया मतलब पेन ड्यूरिंग डेग्लूटेशन, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप स्वेलो करते हो तो दर्द होता है, उसको बोलते हैं ओडाइनोफेजिया। अगर आप तकलीफ से स्वेलो कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे डिस्फेजिया। लेकिन पेन हो रहा है और स्वेलोइंग में पेन हो रहा है, बहुत इंटेंस दर्द हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ओडाइनोफेजिया। तो प्लमर विजन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा या ओडाइनोफेजिया देखने को मिलेगा, ओडाइनोफेजिया देखने को मिलेगा। वेरी गुड। और ये जो माउथ है इसके यहाँ पर अल्सर्स हो जाएंगे, कट लग जाएंगे, घाव बनने लग जाएंगे। जीभ जो है उसमें ग्लोसाइटिस होने लग जाएगी। साथ साथ में जो आपकी स्किन है वो स्पून शेप की हो जाएगी, कोलो नीचे हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है प्लमर विजन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। तो स्पून शेप का नेल या कोइलोनीचिया की जो कंडीशन है ये प्लमर विजन सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकती है, प्लमर विजन सिंड्रोम। ओके दोस्तों, और आज जो है हम लोग स्किन के मेडिकल सर्जिकल के पार्ट में जा रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट में जा रहे हैं, और कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट इसका कवर करूं। स्किन इतना मेजर टॉपिक है, आपको तो पता है स्किन में, स्किन एंड वेरिनल डिजीज में तो एमडी होती है पूरी की पूरी। हाँ, एक स्पेशलाइजेशन है, एक बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन है। तो उसके बारे में मैं आपको 4-5 क्लास में डिजीज़ क्या बताऊँ, इतनी सारी इसमें डिजीज़ हो सकती है स्किन में कि उसको बिल्कुल गहन से अध्ययन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें समझी जा सकती है, जो जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताने का वादा करता हूँ। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। हाँ, अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैं, चलें तो आज हम लोग जो है स्किन के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, स्किन का एमएसएन का पार्ट पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, पहला जो इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो कई लोगों को डेवलप होता है, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से डेवलप होता है। स्किन का पैराटाइज्म बोलते हैं इसको, पैरासाइट है ये स्किन का। और पैरासाइट क्या करते हैं कि आपके बॉडी पर, स्किन पर या किसी ऑर्गन पर अलग अलग जगह के अलग अलग पैरासाइट होते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट रहता है तो उसको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। अगर आपके बॉडी की सरफेस पे कोई पैरासाइट रहता है तो उसको अपन बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए, कुछ ऐसी चीजें बड़ी अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है, फीटस इज अ पैरासाइट इन द मदर वॉर्म, अब फीटस इज अ एंडो पैरासाइट इन द मदर्स वॉर्म। एक जो फीटस होता है, एक जो बेबी डेवलप हो रहा है, एक भ्रूण डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे फीटस बन रहा है वो माँ के गर्भ के अंदर। धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो माँ से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, बदले में क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। माँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, बदले में कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा। तो एक फीटस जो होता है वो एक माँ की वॉर्म के अंदर एक पैरासाइट की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप आइए स्किन के पैरासाइट के बारे में। दो स्किन के पैरासाइट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो है उसका नाम है सार्कोप्टर स्केबी। तो स्केबीज नाम की एक बीमारी होती है, स्केबीज नाम की एक दिक्कत होती है, स्केबीज। ये जो स्केबीज नाम की दिक्कत है ये एक प्रकार का पैरासाइटिज्म है। पैरासाइट, एक पैरासाइट ऐसा है जो हमारे स्किन की सरफेस पर आ जाता है, वहां मल्टीप्लाई करने लगता है और कुछ विशेष सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। इसका इलाज बड़ा ही सिंपल है। देखो भैया दोस्तों, ऐसा है कि अगर कोई भी डिजीज किसी पर्सन को है और अगर आपने उसका डायग्नोसिस राइट कर लिया तो उसके ट्रीटमेंट करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। उसका इलाज होगा, 100% होगा। डायग्नोस ही नहीं कर पाए तो इलाज करते ही रहो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्किन की कोई भी दिक्कत होती है तो स्टीरॉइड लगा लेते हैं, स्टीरॉइड खा लेते हैं। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है ये। स्टीरॉइड खाने से एक बार के लिए ऐसा लगता है कि वो स्किन का लीजन चला गया है, लेकिन वो डबल स्पीड में वापस आता है। तो जो लोग आरएमपी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आरएमपी प्रैक्टिस समझते हैं आप लोग, जो बंगाली बिहारी प्रैक्टिशनर होते हैं, जो मतलब बंगाली बिहारी मतलब वहाँ पे भी डॉक्टर है ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर यहाँ पर क्लिनिक खोलकर बैठ गए और बस वहाँ मरीज देख रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई भी स्किन की दिक्कत होती है, प्रेडनिजोलोन, वाइसलोन, मिथाइल प्रेडनिजोलोन, एमपीएस, डेपोमेड्रोल, ये इंजेक्शन लगाते हैं बड़े हैवी अमाउंट में, या गोलियाँ देते हैं इनकी, और वो स्किन की कंडीशन जो है वो सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। अगर स्किन की कंडीशंस को आप दबाओगे तो वो लंग्स से बाहर आएगी, आपको लंग्स में तकलीफ होने लग जाएगी, या हो सकता है वो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर दे, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी।
और हो सकता है कि वो स्किन में ही वापस डबल स्पीड से बीमारी को लेकर आए। इसलिए दोस्तों जबरदस्ती स्टेरॉइड थेरेपी नहीं देनी चाहिए स्किन के लीजन्स में। ठीक है दोस्तों, पहली दिक्कत हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्कैबीज। आपने सुना होगा बच्चे अक्सर ऐसे खुजली करते रहते हैं, इधर खुजली करी, इधर खुजली करी, इधर खुजली करी, इधर खुजली करी। ये क्या दिक्कत है? ये क्या दिक्कत? अच्छा, आप देखो कि जब वो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि जब हमारे बच्चे को हम नहलाते धुलाते हैं, गर्म पानी से इसको नहला देते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर से ये तो खुजली करता ही रहता है, करता ही रहता है, बंदर की तरह खुजली करता रहता है। तो दोस्तों हो सकता है उसको स्कैबीज हो। ठीक है, तो स्कैबीज क्या होता है? देखो आप, स्कैबीज एक एक्टोपैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है दोस्तों? एक्टोपैरासाइट। एक्टो पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? एक्टो, क्योंकि ये हमारे शरीर की सरफेस पे रहता है, बॉडी के अंदर तो नहीं जा रहा, बाहर रहता है। ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है इसका? तो दोस्तों स्कैबीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है सार्कोप्टर स्कैबी। सार्कोप्टर स्कैबी ये एक तरीके का प्राइमेट है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। जो फैमिली आर्थ्रोपोडा, आपने नाम सुना होगा, सिलमेंट्रेक्टरा, आर्थ्रोपोडा, नाम सुने होंगे आपने, वर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा इसमें। ठीक है, तो ये इसकी फैमिली कौन सी होती है? सार्कोप्टर स्कैबी की फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? सार्कोप्टर स्कैबी की फैमिली होती है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है ये। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब लेग्स, ज्वाइंटेड लेग्स। What is the meaning of arthropoda? Arthro means jointed leg. इनके legs jointed होते हैं, जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच इज ऑल्सो इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब jointed, पोडा मीन्स leg। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी में, जैसे कॉकरोच में देखने को मिलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। कैसी बॉडी होती है? सेगमेंटेड। तो ऑफ कोर्स आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, ये कैसा नजर आता है? देखो ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड पेंटर, मैं एक अच्छा पेंटर नहीं हूं, बट फिर भी कोशिश करूंगा। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑनलाइन, आप लोग ऑनलाइन इसकी पिक्चर देख सकते हैं। कुछ ऐसा नजर आएगा। पेडिकुलोसिस, सॉरी स्कैबीज। ये सार्कोप्टर स्कैबी की तस्वीर है, कुछ ऐसा नजर आता है सार्कोप्टर स्कैबी। ये जो सार्कोप्टर स्कैबी है ये आपकी बॉडी की सरफेस पर रहता है। ये एक एक्टोपैरासाइट है। देखो दोस्तों, पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइटिज्म किसे कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं जो आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है लेकिन बदले में वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा। आपकी बॉडी उसको न्यूट्रिशन दे रही है, उसको जिंदा रख रही है, लेकिन वो आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचा रहा है, वो आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं दे रहा। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पैरासाइटिज्म। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन आपको मैंने बताई थी जिसमें आपकी बॉडी पे कोई ऐसी चीज आएगी सरफेस पे जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगी, बदले में आपकी बॉडी भी उसको क्या देगी? वो आपकी बॉडी को भी हेल्प करेगी। ये इस तरीके की रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। दिस इज नॉट पैरासाइटिज्म, दिस इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब आपके बॉडी पे कोई ऐसा सरफेस पे ऑर्गेनिज्म है जो आपके बॉडी को, जैसे हमारे आंतों के अंदर फ्लोरास, जो इंटेस्टाइन के फ्लोरा है, वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बदले में हमें विटामिन बना कर देते हैं। आप देखो, अगर आप लोगों को दस्तें हो जाएगी तो डॉक्टर क्या लिखेगा आपको? ऑफकोर्स दस्त रोकने के लिए दवा लिखेगा। एक दवा साथ में लिखिए स्पोरलेक, जिससे वो स्पोरलेक क्या है? लैक्टिक एसिड बेसिलाइज। बेसिलाइज ही तो है वो या डॉक्टर बोलेगा दही खा लो। दही में क्या है? लैक्टिक एसिड बेसिलाई। वो बैक्टीरिया को वापस आपके आंतों के अंदर पहुंचाना चाह रहा है। दस्त हुई तो दस्त में वो बैक्टीरिया मर गए, आंतों की मोटिलिटी खराब हो गई, आपको दस्त होने लगी, पानी जैसे दस्त निकल रही है। अगर आपको दस्त को रोकना है तो स्पोरलेक खानी पड़ेगी। स्पोरलेक क्या है? स्पोर्स हैं किसके? लैक्टिक एसिड बेसिलाई के। जब वो आपकी आंतों में जाएंगे तो स्पोर फूट जाएगा, बेसिलाई बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, वापस से बैक्टीरिया आ जाएंगे। आप एक चीज नोट करना दोस्तों, कभी भी जब डॉक्टर आपको दस्त होती दवा लिखता है, स्पोरलेक लिखता है, एक एंटीबायोटिक लिखता है और एक दवा साथ में लिखता है विटामिन की। विटामिन क्यों लिख रहा है? क्योंकि अभी आपके बॉडी के अंदर विटामिन का निर्माण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बैक्टीरिया विटामिन बना रहे थे, जो गुड बैक्टीरिया है आंतों में, जो गुड बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के लिए विटामिन बना रहे थे, और अब वो विटामिन बन नहीं रहा था, डॉक्टर ऊपर से विटामिन लिख देता है। हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं फालतू लिख दी दवा डॉक्टर ने, इसकी क्या जरूरत है, मत लो।
नहीं लोगे तो कमजोर रहोगे, टाइम लगेगा ठीक होने में, ले लोगे तो कमजोर नहीं रहोगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं और आपके बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं और बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। जबकि सिम्बायोसिस शब्द का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बदले में वो आपको कुछ दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। दिस इज गुड, ये तो अच्छा है। जैसे आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा छोटी कक्षा में, जब आप 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, जिन लोगों ने बायो पढ़ी है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर देता है प्लांट्स को। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स पे, उनके तनों, उनकी जो जड़ें होती है उस जड़ों के ऊपर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आ जाता है। क्यों? राइजोबियम बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन देता है, बदले में पेड़ उनको न्यूट्रिशन देते हैं। आपस में दोनों एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं, हेल्प करते रहते, दोनों की जिंदगी चलती रहती है। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूं, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूं। दिस इज सिम्बायोसिस। जैसे अभी हम दोनों कर रहे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हो, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो। हाँ, तो दिस इज द सिम्बायोसिस। तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूं। ठीक है, तो पैरासाइटिज्म क्या होता है? जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देता, इसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। ठीक है, तो स्कैबीज जो है ये एक एक्टोपैरासाइट है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? सार्कोप्टर स्कैबी। सार्कोप्टर स्कैबी क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मींस लैग। अब देखो ये जो पैरासाइट है ये आपके बॉडी में कहां से आ गया? अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से आ गया दोस्तों। अनहाइजेनिक कंडीशन, कैसी कंडीशन रखी आपने बॉडी की? अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक कंडीशन, अनहाइजेनिक कंडीशन। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आपकी बॉडी को आप साफ सुथरा नहीं रखोगे, त्वचा खिली खिली नहीं रखोगे, हाथ पांव सही से नहीं धोगे, कपड़े समय पे नहीं बदलोगे, गंदे सिक्रीशन आपके बॉडी पे हो रहे हैं, कपड़े आपको धोने चाहिए थे, कपड़े आपने धोए नहीं, चल रहे हैं, सर्दी का टाइम है, कौन नहाए, गर्मी का टाइम है, सर्दी का टाइम है, जैसा भी टाइम है, चलता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे पसीने में हो गया, एसी में आ गया, ठंडा कर लिया, बोले कौन नहाए, जोर आता है। अब भैया नहा ही नहीं रहे, अनहाइजीनिक कंडीशन में पुराने कपड़े आपके पहने हुए, सारे अंडर गारमेंट्स पुराने पहने हुए, जो एक्टो गारमेंट्स है वो पुराने पहने हुए, चल रहा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, गंदा हो रहा है, पसीने में हो रहा है, नहा नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन अनहाइजीनिक कंडीशन है। अनहाइजीनिक कंडीशन में आपकी बॉडी के सिक्रीशन पर कई कीटाणु ग्रो कर सकते हैं, कई पैरासाइट ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्कैबीज कब डेवलप होता है? जब आप गंदा रहते हैं, जब आप अपने कपड़े नहीं बदलते, अपने वस्त्र नहीं बदलते, अपने आंतरिक वस्त्र नहीं बदलते, अपने आंतरिक वस्त्र को घर में आजकल क्या सिस्टम चलता है दोस्तों कि बड़े बड़े फ्लैट बन गए, क्योंकि मल्टीनेशनल हो गई भैया, हर जगह जो है जगह की कमी हो गई है, जगह की कमी को पूरा करने के लिए फ्लैट्स बना देते हैं, और फ्लैट्स बन गए, फ्लैट्स में छत तो अपनी है नहीं, ना जमीन अपनी है ना छत अपनी है भैया, है दफना है तो दफना है कहाँ है, ना जमीन अपनी है ना छत अपनी है। ठीक है, तो जगह है नहीं वहाँ, और जगह नहीं होने की वजह से कपड़े जो हैं वो आप अंदर ही बाथरूम में कहीं सुखा देते हैं या घर में ही कहीं सुखा देते हैं, उस पर धूप की किरणें पड़ती नहीं है। धूप में दोपहर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज गिरती है, धूप की किरणें गिरती है, उस हीट से कई बैक्टीरिया कई पैरासाइट मर जाते हैं। वो मरे नहीं, वो आपकी स्किन आपके कपड़ों में ही रह गए, और नमी मिलने की वजह से वो और ग्रो कर गए, डबल ग्रो कर गए। आपने सोचा भैया ये कपड़े तो सूख गए, पहन लेता हूँ, आपने पहन लिए तो आपको इन्फेक्शन डेवलप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अनहाइजेनिक कंडीशन जो है इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फास्ट लाइफ, बिजी लोग बहुत बिजी हैं, जॉब पे जाना है, जल्दी कपड़े डाले सूख गए। कई लोग तो ऐसे सूगले हैं, ऐसे लोग हैं, कपड़े धो दिए, पानी में डाल के नीचों के रख दिए, 4 दिन बाद अपने आप ही सूख जाते हैं, उसको ऐसे झटक के उसी को पहन लेते। बताओ आप, तो अनहाइजेनिक कंडीशन है ना ये। तो स्कैबीज कब डेवलप होता है? ये एक एक्टोपैरासाइट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका सार्कोप्टर स्कैबी है, और ये कब डेवलप होता है? अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर डेवलप होता है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया, 3 पॉइंट, ज्यादा पॉइंट बता ही नहीं रहा मैं आपको। मैंने आपको क्या बोला? ये एक एक्टोपैरासाइट है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? सार्कोप्टर स्कैबी। ये जो सार्कोप्टर स्कैबी है, ये एक आर्थ्रोपोडा है। क्या है ये? आर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है। कैसा नजर आता है? कुछ ऐसा नजर आता है दोस्तों, कुछ ऐसा नजर आता है दोस्तों, सार्कोप्टर स्कैबी कुछ ऐसा नजर आता है दोस्तों। ठीक है, और ये आर्थ्रोपोडा फैमिली से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा मतलब तो जॉइंटेड लेग एंड सेगमेंटल बॉडी। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेंगे आर्थ्रोपोडा, आपको नॉलेज के लिए याद रखना आर्थ्रोपोडा फैमिली में है।
अनहाइजीनिक कंडीशन डेवलप होती है बॉडी के अंदर, तो अनहाइजीनिक कंडीशन के साथ में इसका डेवलपमेंट बॉडी पर हो सकता है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ में आ गया है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो आप इसकी पहचान कैसे करोगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे आएंगे, उस पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, देखिए साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं देखते हैं। पहला साइन एंड सिम्टम, फर्स्ट क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। पहला साइन एंड सिम्टम देखो आप, रेडनेस डेवलप हो जाएगी दोस्तों, लाल 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 स्किन पर जो है वो लाल कलर के निशान नजर आएंगे, रेडनेस। दूसरा, इचिंग डेवलप होगी दोस्तों, इचिंग, खुजली होना। कई बार तो खुजली इतनी ज्यादा होती है कि मरीज इतना ज्यादा खुजाता है बॉडी को, उसको पता ही नहीं रहता, उसको होश ही नहीं रहता कि वो किस जगह बैठा है। कोई शादी में बैठा है भाई साहब, दूल्हा बना हुआ है, दुल्हन पास में बैठी है और अब उसको हो गई इचिंग, क्योंकि उसको स्कैबीज है, वो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहता है। देखो भाई, दुल्हन मना कर सकती है ऐसी कंडीशन में कि भाई तू तो इतना तो खुजा रहा है यार, तो क्या हालत है तेरी, तो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहता तो मुझे कैसा रखेगा, हाँ मेरे और इन्फेक्शन कर देगा, तो मरवा देगा। इसलिए आप पहले मिल लेना मेरे से ब्याह से पहले, ठीक है ना। तो इसके बीच जो है वो इसके बीच में रेडनेस डेवलप होगी, इचिंग डेवलप होगी, साथ साथ में एक और चीज डेवलप होगी, इंटेंस इचिंग। अगर इचिंग इतनी ज्यादा हो आपको जगह का ही पता नहीं लगे, क्लास चल रही है और ऐसे ऐसे कर रहा है बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं प्रूराइटिस। इंटेंस इचिंग इज कॉल्ड प्रूराइटिस, प्रूराइटिस, PRURITIS। समझा आप? इचिंग क्या हो गया, इचिंग का मतलब कहीं खुजली चली, अपन ने ऐसे कर दिया, बोले ये इचिंग है। लेकिन अगर इतना खुजली करना कि स्किन की सरफेस को ही चमड़ी के अंदर निकाल देना, ब्लड भी आने लग जाना, इस इंटेंस इचिंग के लिए जो शब्द आता है वो आता है प्रूराइटिस। अब दुख की बात क्या बताऊं, दुख की बात यह कि जो स्कैबीज है इसमें जो इचिंग डेवलप होती है, जो रेडनेस डेवलप होती है, कहां होती है? एक तो फेस पे, एक गर्दन पे, एक चेस्ट पे, एक एक्जिला में, एक ग्रोइंस में। तो क्योंकि इसकी डेवलप होने की जगह अधिकतर ऐसी जगह होती है जहां स्किन मोटी होती है, बैक्टीरिया मोटी स्किन पर आराम से ग्रो करता है, आराम से वहां रेंगता है, क्रॉलिंग करता है, रेंगता है। मरीज कई बार बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मेरी चमड़ी में चल रही है, कुछ क्रॉल हो रहा है, क्रॉलिंग, CRAWL, क्रॉल, CRAWLING, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब होता है कि कुछ घिसना, कुछ चलना। वो बोलता मुझे स्किन में ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा है, वो वास्तव में ऐसा फील हो रहा है उसको, क्योंकि अंदर बरोस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बरो समझते हैं आप लोग? बरो, सुरंग नुमा, जैसे आपके चमड़ी में एक प्रकार की सुरंग बना दी उसने अंदर, क्योंकि स्किन तो एपिडर्मिस की स्किन में जो सबसे ऊपर कॉर्नियोसाइट थी वो तो डेड है ना। एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई है क्या? नहीं है। कोई नर्व सप्लाई है क्या? नहीं है। आपको पता ही नहीं लगता। वहां पे कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया और वो मान लो रेंग भी रहा है, तो आपको तभी महसूस होगा जब वो इन्फेक्शन नीचे डर्मिस के पार्ट तक चला जाए, नहीं तो आपको महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। स्किन में फंगस लग जाती है, कई बार अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक, टीनिया नाम है उसका, है ना। तो टीनिया नाम की फंगस आपकी स्किन में डेवलप है, आपको पता लगता है क्या कि टीनिया डेवलप हो गई? जब वो लेटर स्टेज में, जब वो नीचे तक चली जाती है, डीप डर्मिस तक पहुंच जाती है, तो हमें इचिंग, बहुत इंटेंस इचिंग, प्रूराइटिस चालू होती है। हम उसके लिए कीटोकोनाजोल ऑइंटमेंट लगाते हैं, लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्कैबीज है, इस स्कैबीज में रेडनेस हुआ, इचिंग हुई। इचिंग अगर इंटेंस होती है तो उस इंटेंस इचिंग के लिए क्या शब्द काम में आएगा? इंटेंस इचिंग के लिए शब्द काम आएगा प्रूराइटिस। तीसरी चीज क्या बनेगी? बरोज बनेगी, बरो, गुफा बन जाना, एक सुरंग नुमा स्ट्रक्चर बन जाना स्किन के अंदर, जो कि आपको मैग्नीफाइंग लेंस से नजर आएगा। अगर आप स्किन को मैग्नीफाइंग लेंस, इसलिए कई डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर अधिकतर देखो आप मैग्नीफाइंग लेंस लेकर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये मैग्नीफाइंग लेंस लेके क्यों बैठा, ये तो हमने फिजिक्स में काम में लिया था। तो भैया स्किन में भी वो देख रहा है, देखो फिजिक्स से बायोलॉजी देख रहा है वो, है ये फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बायोलॉजी देख रहा है इससे, तो बरोस देखता है वो। तो स्किन के अंदर इचिंग डेवलप होगी, रेडनेस डेवलप होगा, बरोइंग डेवलप होगी। याद करने का तरीका है रिब। याद करने का क्या तरीका है? RIB,
रिब। क्या तरीका है याद करने का? RIB, रिब। देखो, रेडनेस, इचिंग और बरोज। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस, पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से देखना। किससे देखना? मैग्नीफाइंग लेंस से देखना। पहला फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है इसका? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से डायरेक्टली देखना, ये तो पहला डायग्नोसिस हो गया। इसमें आपको क्या नजर आएगा? इसमें आपको बरोज नजर आएगी। बरोज, बरोज अभी मैंने आपको बताया था, बरोज एक कैनाल नुमा स्ट्रक्चर स्किन की सरफेस के नीचे आपको नजर आएगा अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखोगे तो। दूसरा, स्किन की स्क्रैपिंग भेज दी जाती है। स्किन स्क्रैप, सेंड टू लेबोरेटरी। स्किन की स्क्रैपिंग, जहां पर खुजली ज्यादा हो रही है, जहां उसको बरो नजर आता है डॉक्टर को, वो वहां की स्किन की सरफेस को स्क्रैप कर लेता है। खास उसके पास स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर से स्क्रैप उसको खोद के निकाल देगा। ब्लड नहीं निकालेगा, सरफेस से निकालेगा स्किन, और एक खास स्टीराइल वायल में पैक करके लेबोरेटरी में भेज देगा। लेबोरेटरी में डायग्नोसिस करके वो बताएंगे आपको कि ये जो स्किन की स्क्रैपिंग है, इसमें बरोज या कोई इन्फेक्टिव कोई पैरासाइट तो नहीं है। अगर होगा तो वो रिपोर्ट के अंदर लिख कर देंगे कि इस नाम का पैरासाइट आपकी स्किन में है। तो इस प्रकार से डायग्नोसिस होता है दोस्तों। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बता दी डायग्नोसिस कैसे होता है। वेरी गुड। अब इसका ट्रीटमेंट का पार्ट आ गया कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? देखिए दोस्तों, बड़ा इजी ट्रीटमेंट है इसका। व्हाट इज द मैनेजमेंट? पहला, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है इसका। देखिए दोस्तों, पहला मैनेजमेंट, एज ए नर्स आप क्या समझते हो मैनेजमेंट में? आप क्या बोलोगे? आप उनको बोलोगे कि हमेशा अनहाइजेनिक कंडीशन से दूर रहें। एक तो ये बता दोगे आप उनको कि अवॉइड द अनहाइजेनिक कंडीशन। आपके कपड़े वपड़े सब आपको कहाँ सुखाने हैं? धूप में। जो भी आपके आंतरिक वस्त्र है, बाहर के वस्त्र, धूप में सूखने चाहिए, उस पर धूप की किरणें पड़नी चाहिए। तो आपके पैरासाइट या बैक्टीरिया कुछ कपड़ों में है तो वो मरेंगे। एक तो अनाई। दूसरा, यूज टॉवेल, सेपरेट टॉवेल्स। टॉवेल जो है आजकल के हिंदुस्तान में क्या चलता है भैया, 4 लोग रह रहे, एक ही टॉवेल है, वो गीला पड़ा है, इसने काम में लेके इधर फेंक दिया। दूसरा जना आधे घंटे बाद आ रहा, उसी को उठा के उसे नहा के उसने पटक दिया। वो सुबह से शाम तक वो एक ही टॉवल चलता है। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। ये बहुत ही खराब हैबिट है। इससे फ्लोरा इधर उधर हो जाते हैं। कीटाणु या कोई इन्फेक्शन किसी एक इंसान को है तो दूसरे इंसान में चला जाता है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस भी बंद करवा दी। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ये बात बोल सकते हैं कि भाई आपके टॉवल जो हैं, आपके कपड़े जो हैं, वो सेपरेट होने चाहिए। एक ही कपड़ा एक ही इंसान का इसने पहन लिया, दूसरे पहले। महिलाओं की आदत होती है ये सब, ये बढ़िया शादी में ये पहन के आ गई, मेरी सहेली बढ़िया फोटो आई तो मैं भी उससे वो मांग लूंगी कि मैं भी वो शादी में जा रही हूँ, मेरे मामा जी की शादी है तो, या किसी की शादी है, आप मेरे को वो कपड़े अपने दे दो। तो वो वही पहन के वो उसमें चली गई। उसने वहाँ डांस वांस कर लिया, उसको पसीना हो गया, वही सुखा दिया। अब तीसरे ने फिर मांग लिया, सहेली ने, बोले मेरे को दे दे, वो उधर चला गया। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एज ए डॉक्टर मैं तो मना करूंगा। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या मैनेजमेंट है? देखो, जो मेडिकल मैनेजमेंट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला बड़ा ही फेमस है, परमिथ्रिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कैबीज। याद रखिए, परमिथ्रिन, परमिथ्रिन नाम का एक केमिकल ड्रग ऑफ चॉइस है। परमिथ्रिन, परमिथ्रिन 5%, कितना प्रतिशत?
5%। ये 5% की पैकिंग में भी आता है, 3% की पैकिंग में भी आता है, 1% की पैकिंग में भी आता है। तो 5% काम में लेंगे हम किसमें, इसके बीज में। 1% काम में लेंगे हम किसके अंदर, पेडिकुलोसिस में। पेडिकुलोसिस की ट्रीटमेंट और इसके बीज का ट्रीटमेंट समान है, सेम। अगर आपने एक मैनेजमेंट याद कर लिया तो आपको दोनों मैनेजमेंट याद हो जाएंगे। मैनेजमेंट, अगर आपने एक मैनेजमेंट याद कर लिया तो आपको दोनों मैनेजमेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो परमिथ्रिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, मैं लिख देता हूं DOC, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज। ये लिक्विड आता है, लोशन आता है, परमिथ्रिन का लोशन आता है। आप मरीज को बोलते हो कि भैया जिसको भी स्केबीज डायग्नोसिस हुआ है उसके लिए परमिथ्रिन एक रामबाण दवा है, एक बार लगाइए, स्केबीज से छुटकारा पाइए। बड़ा कॉन्फिडेंस, अगर डायग्नोसिस कर लिया तो कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो इलाज हो जाएगा, डायग्नोसिस ही नहीं हुआ तो घूमते रहो। अब देखो होता क्या है, ये जो परमिथ्रिन नाम का लोशन है इसको हम कब लगाते हैं, देखो हम कब लगाएंगे, पैरासाइट को स्किन की जो बरोज है, उसने जो गुफा बना दी है स्किन में, वो उसके अंदर रह रहा है। जैसे चूहा है, उसका बिल के अंदर चूहा चला गया, अब आपको चूहे को मारना है तो बिल से बाहर निकालना पड़ेगा। बिल से बाहर निकालने के लिए क्या करो, आप गर्म पानी डाल दो बिल के अंदर, चूहा निकल के बाहर आएगा, मार दो उसको। उसी तरीके से यहां पर करते हैं मैनेजमेंट। यहां क्या करते हैं हम लोग कि उस पैरासाइट को अपने घर से बाहर निकालो, बरोस से बाहर निकालो, बरोस से बाहर निकालो। कैसे निकालोगे, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए नहाना चाहिए। तो गरम गरम पानी से नहा लीजिए, इतना गरम भी नहीं हो कि जल जाओ, ठीक है। तो आप लोग गर्म पानी से नहा लीजिए। जैसे ही आप गर्म पानी से नहाएंगे या मरीज को बोलेंगे गर्म पानी से नहाएं, तो वो पैरासाइट उस हीट से बचने के लिए, वो गर्मी उसके घर में भी चली गई है, तो उस हीट से बचने के लिए वो पैरासाइट अपने बरों से बाहर आएगा रेंगता हुआ, ठीक है दोस्तों। ये बरों के अंदर पैरासाइट था, ये अंदर रह रहा था बरोस के अंदर। आपने क्या किया, गरम गरम पानी डाल दिया। कमबख्तों, ये क्या किया तूने, हैं प्यार, तूने क्या किया, और ऊपर से आपने गर्म पानी डाल दिया स्किन की सरफेस पे, हॉट वाटर। हॉट वाटर इस बरोज में भी चला गया और ये पैरासाइट ने बोला अरे ये क्या हो गया साथिया, तूने क्या किया है, हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और ये पैरासाइट निकल के कहाँ आएंगे, बॉडी की सरफेस पे। जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो पैरासाइट बाहर, पैरासाइट बाहर, बचकर बाहर। ये सोचेगा मैं तो बाहर निकलूं, भागूं, बाहर आ गया सरफेस पे। जैसे ही सरफेस पे आया आपने क्या लगा दिया, परमिथ्रिन लगा दीजिए, 5% परमिथ्रिन लगा दिया आपने। जैसे ही आप परमिथ्रिन लगा के रखोगे, परमिथ्रिन एक न्यूरोटॉक्सिक है, ये क्या करता है, इस पैरासाइट को पैरालाइज करा देता। पी फॉर पैरासाइट, पी फॉर पैरालाइज, पैरासाइट को पैरालाइज कराता। पी फॉर परमिथ्रिन, पी फॉर पैरासाइट, पी फॉर पैरालाइज, सब पी पी पी, 3P की थ्योरी हो गई है तो नहीं हुई। परमिथ्रिन नाम का सॉल्ट, परमिथ्रिन नाम का लोशन, 5% का लोशन आप नहाने के बाद में स्किन पर लगा लीजिए, पूरी बॉडी के ऊपर उसको लगा लीजिए, घस लीजिए, मल लीजिए। जैसे ही आप उसको मल लेंगे, पैरासाइट के ऊपर ये पदार्थ चिपक जाएगा, जिससे पैरासाइट को क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। इट कॉजेज पैरालाइसिस ऑफ पैरासाइट, और पैरासाइट हिलडुल नहीं पाएगा, आपके बॉडी से न्यूट्रिशन खींच नहीं पाएगा, और जिए तो जिए कैसे बिन न्यूट्रिशन के, ये मर जाएगा। जैसे ये मर जाएगा आपका इलाज हो जाएगा। जो 500 रुपये फीस आपने मुझे मतलब डॉक्टर को फीस जो दी है वो आपकी सफल हो जाएगी। अब बोलेंगे यार कितना बढ़िया डॉक्टर साहब, एक बार दवाई लगाने के लिए बोली और साला 1 महीने से इलाज नहीं हो रहा था, वो क्लिनिक वाले से दवाई ले रहा था और बट सु दवाई से कोई फायदो को नहीं हो माँ के। तो डॉक्टर साहब घना चौका है, एक बार की दवाई सु माँ के तो घणो ही आराम मिल गयो।
तो दिस इज द परमिथ्रिन ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसकी क्या होती है, परमिथ्रिन। स्कैबीज के मैनेजमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है परमिथ्रिन 5%। कैसे यूज लेना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। हॉट वाटर से आप पहले मरीज को नहला दीजिए, नहाने की वजह से पैरासाइट अपने बरों में से निकलकर बाहर आ जाएंगे। जब वो बाहर आ जाते हैं तब हम मैनेजमेंट के लिए परमिथ्रिन लोशन लगा देते हैं, नहाने के तुरंत बाद ही लगा दीजिए। अब ऐसे मत पूछो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, बस नहा लिए, बॉडी साफ करिए और लगा लीजिए, ठीक है ना। और इसको 12 घंटे तक, एटलीस्ट 12 आवर्स तक आपको परमिथ्रिन अप्लाई करके रखना है। तो ये प्रैक्टिस रात को करनी चाहिए। दिन में हम बाहर जाते हैं, कोई केमिकल लगता है, हाथ धो लिए, बॉडी पे कुछ लगे, तो रात को नहा धोकर और परमिथ्रिन लगाकर बच्चे को सुला दीजिए जिसको स्कैबीज है, या बड़े को सुला दीजिए जिसको स्कैबीज है। 12 घंटे तक लगा रहेगा। तो परमिथ्रिन शुड बी अप्लाई फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। परमिथ्रिन 5% सॉल्यूशन अप्लाई फॉर 12 आवर्स, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द यूज ऑफ परमिथ्रिन। आशा करता हूं परमिथ्रिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ये जो स्कैबीज है, सार्कोप्टेरा स्कैबी है, ये एक्टोपैरासाइट है, अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर बॉडी में डेवलप हो जाता है। इसका मैनेजमेंट से पहले हमने आपको पढ़ा इसके साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं। तो रेडनेस होता है, इरिटेबिलिटी होती है, इचिंग होती है, और इंटेंस इचिंग को हम बोलते हैं प्रूराइटिस होती है, और प्रूराइटिस के साथ में बरोइंग नजर आती, बरोज नजर आते हैं स्किन की सरफेस पे। इसका आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस हमने कैसे किया दोस्तों? हमने जो स्किन को मैग्नीफाइंग लेंस से देखा और साथ साथ में स्किन के स्क्रैपिंग को उठाकर लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा। वहां से रिपोर्ट आ गई बनके कि स्कैबीज है। जैसे ही कंफर्म पता लगता है, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि स्कैबीज ही है, तो हम परमिथ्रिन नाम का लोशन मरीज को लगाने के लिए दे देते हैं। ये पहला है, फर्स्ट मैनेजमेंट है। सेकेंड मैनेजमेंट बता रहा हूं अब मैं आपको, ठीक है दोस्तों। नाउ सेकंड मैनेजमेंट, लिंडेन। लिंडेन, LINDANE, लिंडेन। लिंडेन बड़ा फेमस था, बहुत फेमस था, 90s में बहुत काम आया लिंडेन। इसको गामाक्सिन भी बोलेंगे, गामाक्सिन, लिंडेन, गामाक्सिन। ये जो लिंडेन है, ये जो गामाक्सिन है, ये क्या करता है? ये भी परमिथ्रिन की तरह काम करेगा, लेकिन दुख की बात ये है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल है। बहुत अच्छी दवा थी ये पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी। किसकी? स्कैबीज की ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। लेकिन गामाक्सिन जो है, जो लिंडेन जो है, ये क्या करता है? ये लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए जैसे ही हम हमारी स्किन पर लगाते हैं, देखो भैया ये क्या करेगा? न्यूरोटॉक्सिसिटी, पैरालाइज्ड करेगा। तो अगर आप लिंडेन का इस्तेमाल करोगे, गामाक्सिन का इस्तेमाल करोगे, तो ये आपकी स्किन की सरफेस के अंदर जा सकता है, क्योंकि हाईली लिपिड सॉल्युबल है। आपकी स्किन की सरफेस के अंदर जा सकता है, एपिडर्मिस को क्रॉस कर सकता है, डर्मिस में पहुंच सकता है, डर्मिस की पेपिलरी लेयर में पहुंच सकता है, डर्मिस की रेटिकुलर लेयर में पहुंच सकता है। वहां पर ब्लड वेसल्स है, वहां पर नर्व्स है, ये उनकी टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। हो सकता है जहां पर इसको लगाया वो एरिया ही सुन्न हो जाए। इसलिए लिंडेन का इस्तेमाल करना मना है। बच्चों में तो बिल्कुल भी लिंडेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर कुछ विशेष केस में जिसमें परमिथ्रिन नाम के सॉल्ट से अगर किसी को एलर्जी हो, ऐसा भी तो होता है ना, लोगों को पैरासीटामोल से भी तो एलर्जी होती है ना, तो क्या उसका बुखार नहीं तोड़ेंगे? क्या दूसरे सॉल्ट से तोड़ेंगे? डाइक्लोफिनेक से तोड़ेंगे? ट्रामाडोल से तोड़ेंगे? क्यों? अगर एक सॉल्ट आपके बॉडी को नुकसान करता है तो क्या दूसरे सॉल्ट यूज नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं। तो अगर परमिथ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन परमिथ्रिन किसी के अंदर नुकसान कर रही है, उसको तकलीफ पहुंचा रही है, उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन कर रही है, तो परमिथ्रिन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें लिंडेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम अमाउंट में इसका इस्तेमाल करना होता है। इसको यूज लेने से पहले इसके बारे में डिटेल में बता देना होता है। जो मैंने आपको बताया वही सेम क्या बताना होता है कि लिंडेन से, गामाक्सिन से आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है, आपकी स्किन की सरफेस में जा सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। इसलिए नाउ डेज इट इज नॉट यूज, बट इट इज अ गुड सॉल्ट। ये बहुत अच्छी दवा थी, ठीक है दोस्तों। तो लिंडेन भी जो है, ये जो लिंडेन है, ये भी लोशन में आता है। इसको भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में हम काम में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लिंडेन या गामाक्सिन, इट इज a
good medicine for ectoparasitism, but nowadays it is not in use because it is highly lipid soluble and cause न्यूरो, या ऐसे लिख देते हैं सो कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, सो कॉजेज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता, लिंडेन और गामाक्सिन का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका ये रहा रीजन, इट इज अ गुड मेडिसिन फॉर एक्टोपैरासाइटिज्म बट नाउअडेज इट इज नॉट इन यूज because it is highly lipid soluble, so can causes the neurotoxicity in your body। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर लिंडेन। तीसरी दवा बड़ी फेमस है, बेंजाइल बेंजोएट। बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट बेंजाइल बेंजोएट 5% का इसका लिक्विड हम इस्तेमाल में लेते हैं। इट इज ऑल्सो अ गुड मेडिसिन फॉर पैरासाइटिज्म, एक्टोपैरासाइटिज्म। इट ऑल्सो कॉजेज द पैरालिसिस ऑफ पैरासाइट्स। तो बेंजाइल बेंजोएट नाम के केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, पर ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछें तो परमिथ्रिन होगी, क्योंकि बेंजाइल बेंजोएट के कुछ साइड इफेक्ट्स अधिक हैं परमिथ्रिन से। तो बेंजाइल बेंजोएट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस बट इट कैन बी यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कैबीज। चौथी दवा बड़ी फेमस है भैया, बहुत फेमस है, आजकल तो इतनी फेमस है पूछो ही मत, जो देखो वो ले रहा है, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन, वेरी गुड, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन 12 mg की गोली मिलती है भैया, माउथ डिजोल्विंग टेबलेट, मुंह में चूसो। आइवरमेक्टिन इज अ एंटी पैरासाइटिक ड्रग। ये पैरासाइट को टॉक्सिसिटी कर देती है, पैरासाइट का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होने देती, पैरासाइट के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो आइवरमेक्टिन इज ऑल्सो यूज फॉर पैरासाइटिज्म। आप देखो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो डॉक्टर क्या लिखता है? दो ही तो दवा है, एक तो एल्बेंडाजोल और एक आइवरमेक्टिन, नहीं है क्या? एबीडी प्लस नाम से बाजार में मिलती है टेबलेट, एबीडी प्लस माउथ डिजोल्विंग टेबलेट, मुंह में चूसो। आजकल एक वायरल इन्फेक्शन बड़ा फेमस चल रहा है जिसका नाम है NCOV-19, नोवेल कोरोना वायरस 19, हाँ, और उसके अंदर भी आइवरमेक्टिन दे रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हाउ आइवरमेक्टिन इज एंटी पैरासाइटिक ड्रग बट हाउ इट इज हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड के केसेस में आइवरमेक्टिन क्यों काम कर रही है, क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या है आइवरमेक्टिन में जो NCOV-19 के पेशेंट्स को दिया जाता है? ऐसा क्या है इसमें जो सार्क के वायरस के जो ग्रसित मरीज होता है उनको भी आइवरमेक्टिन? सार्क समझते हैं आप लोग? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। एक होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट MER, मिडल ईस्ट MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोविड वायरस के इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सीवियर रेस्पिरेटरी, सांस में तकलीफ होना, ठीक है। तो आजकल NCOV-19 के केसेस के अंदर भी आइवरमेक्टिन टेबलेट का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से लोग किए जा रहे हैं। आखिर आइवरमेक्टिन करता क्या है दोस्तों? ऐसा पाया गया है स्टडीज के अंदर कि अगर कोरोना वायरस को आप विट्रो समझते? विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर, वीवो मतलब होता है बॉडी के अंदर। मोबाइल फोन का नाम नहीं सुना? वीवो, आपके शरीर के अंदर समझ आए हैं। IVF का नाम तो सुना होगा, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रियो मतलब होता है बॉडी के बाहर। IVF फर्टिलाइजेशन हम कहाँ कराते हैं? बॉडी के बाहर। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन वीवो, बॉडी के अंदर, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए? बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन का फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला के भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। कौन कराता है फर्टिलाइजेशन? वीवो अपने आप होता है।
दो लोग आपस में कर सकते फर्टिलाइजेशन, है ना। हाँ, गायनी में पढ़िए आप, ऑप्स में पढ़िए आप। तो आइवरमेक्टिन क्या करेगा, क्यों आइवरमेक्टिन को NCOV-19 के केसेस में काम में ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने NCOV वायरस को किसी टेस्ट ट्यूब में डाला और वहां पर आइवरमेक्टिन भी डाला तो वायरस ने मल्टीप्लाई नहीं किया। मतलब वायरस के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना। वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है इन विट्रियो, नॉट इन वीवो। इन वीवो की स्टडी हमारे पास में नहीं है, फिर भी ऐसा मान के कि बाहर इन विट्रियो में रोकता होगा तो इन वीवो में भी रोकेगा, इसलिए आइवरमेक्टिन टेबलेट दी जाती है 7 दिनों के लिए ओडी डोज में। ठीक है दोस्तों, तो वायरस के रेप्लिकेशन को भी आइवरमेक्टिन रोक सकता है, इन विट्रियो रोक सकता है, इन विवो स्टडी हमारे पास में अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर आइवरमेक्टिन क्या कर रहा है, ये पैरासाइट के रेप्लिकेशन को रोक रहा है, पैरासाइट के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और पैरासाइट मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आइवरमेक्टिन नाम की दवा भी दी जाती है ताकि पैरासाइट मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन आइवरमेक्टिन को जरूरत पड़ने पे 14 डेज बाद रिपीट किया जाता है। इट शुड बी रिपीट। ये ओरल टैबलेट्स होती है, ओरली टेकन, ठीक है, एंड इट शुड बी रिपीट इन 14 डेज। 14 दिन बाद इसको रिपीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सार्कोप्टेरा स्कैबीज वापस मल्टीप्लाई जब करता है तो अपने अंडे देने के बाद 14 दिन में उसके अंडे हैच हो जाते हैं, उसमें से सार्कोप्टेरा स्कैबी बाहर आ जाता है। तो अगर आपने परमिथ्रिन लगाया और एग के ऊपर लगाया है तो उस पैरासाइट के एग के अंदर वो परमिथ्रिन नहीं पहुंचा है, तो आपने आइवरमेक्टिन दी, 14 दिन बाद जो पैरासाइट बाहर आएगा जो एग के अंदर है, तो वापस आइवरमेक्टिन लेने से वो मर जाएगा। तो इससे बचाव के लिए आइवरमेक्टिन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने स्कैबीज के ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़ा कि स्कैबीज जो है उसमें पहला ड्रग ऑफ चॉइस है परमिथ्रिन, सेकंड दवा हमने पढ़ी लिंडेन गामाक्सिन, थर्ड दवा हमने पढ़ा बेंजाइल बेंजोएट 5% अभी ऊपर लिखा है मैंने, और फोर्थ मेडिसिन हमने पढ़ी है आइवरमेक्टिन। दोस्तों आशा करता हूं आपको स्कैबीज समझ में आया होगा। स्कैबीज को मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों, अगली जो मेडिकल सर्जिकल के अंदर अगली जो दिक्कत हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेडिक्यूलोसिस। तो दोस्तों दूसरी दिक्कत है, उसका नाम है पेडिक्यूलोसिस। पेडिक्यूलोसिस 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 दोस्तों, पेडिक्यूलोसिस के अंदर क्या होता है, पेडिक्यूलोसिस में आप इसको समझ सकते हैं जू सर को जाते नहीं रहते कई लोग, ये उन लोगों को डेवलप होता है जिनके बाल बड़े लंबे। आजकल वो चल रही ना फैशन जिसमें दाढ़ी वो इतनी बड़ी बड़ी, एक शादी में चला गया मैं, देखो वैसे तो 50 मेंबर के बुलाते हैं शादी में, उसमें आने लायक हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी आजकल जो फैशन चल रहा है, किसी ने बुला लिया तो वहाँ चले गए तो भैया पता लगा वो जो दूल्हा था उसकी दाढ़ी इतनी लंबी यहाँ तक एकदम। तो ऐसे लोगों के अंदर, इतनी दाढ़ी वाले लोगों के अंदर क्या होता है कि पेडिक्यूलोसिस डेवलप हो सकता है, जिनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं। लंबे हेयर्स अगर आपके बॉडी के अंदर है, लॉन्ग हेयर्स अगर आपके बॉडी के अंदर है, लंबे लंबे हेयर्स हैं अगर, तो पेडिक्यूलोसिस आपको हो सकता है। पेडिक्यूलोसिस क्या होता है, पेडिक्यूलोसिस होता है जू। व्हाट इज पेडिक्यूलोसिस? इट इज जू। ये जो पेडिक्यूलोसिस है ये हो सकता है आपके स्कैल्प पर हो, सर पे अधिकतर यही मिलता है। मोस्ट कॉमन पेडिक्यूलोसिस कहां मिलेगा, स्कैल्प। देखते नहीं बच्चों के अंदर जू हो जाती है, ठीक है, जब स्कैल्प पे होता है तो इसको बोलते हैं पेडिक्यूलोसिस। तब इसको हम बोलेंगे पेडिक्यूलोसिस ह्यूमेनस कैपिटिस। ठीक है ना, तो हम लोग पेडिक्यूलोसिस अगर स्कैल्प पे डेवलप होता है तो हम क्या शब्द काम में लेते हैं, पेडिक्यूलोसिस ह्यूमेनस
कैपिटिस। पेडिकुलोसिस अगर स्केल्फ SCALPH स्केल्फ SCALPH स्केल्फ पेडिकुलोसिस अगर स्केल्फ पे सर पे डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस कैपिटिस। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पेडिकुलोसिस छाती पर डेवलप हो जाता है। छाती पे भी बाल होते हैं ना, जहां बाल होंगे वहां पेडिकुलोसिस होगा, बाल जहां होंगे वहां पेडिकुलोसिस होगा। ठीक है, तो ये जो पेडिकुलोसिस है, ये जो जू है, इस जू का क्या नाम है? पेडिकुलोसिस ही नाम है, पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस कैपिटिस। कैसी नजर आती है? देखो दिखाता हूं मैं आपको कैसी नजर आती है। ऐसी नजर आती है पेडिकुलोसिस। ये भी आर्थ्रोपोडा फैमिली की होती है। ठीक है ना, ये पेडिकुलोसिस ऐसा होता है जू। अगर पेडिकुलोसिस आपके स्कैल्प पर है तो उसको बोलेंगे पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस कैपिटिस। अगर पेडिकुलोसिस आपके छाती पर है, चेस्ट पर हो अगर, या स्टमक पर हो जाए, जो छाती पे बाल है उन पर हो जाए, तो हम बोलेंगे पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस, ये तो ऊपर से ही आ जाएगा शब्द, कॉर्पोरिस। पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस शब्द काम में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ग्रोइन एरिया में काम पेडिकुलोसिस हो जाता है। जो आपका मॉन्स प्यूबिक से प्यूबिक हेयर्स जो हैं, बाल हैं जो प्यूबिक के, वहां पर अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से डेवलप हो जाता है। तो ऐसा होता है, ये बहुत खराब है, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो पेडिकुलोसिस में इचिंग बहुत ज्यादा इंटेंस, खूब खुजली होती है। तो इतनी इचिंग होती है कि अगर आपके ग्रोइन के एरिया में है, अगर आपके मॉन्स प्यूबिस के एरिया के अंदर है, तो इतनी इचिंग अगर होगी तो आपको जो रूटीन है उसमें बड़ा वो खराब दिखता है। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट चलता है जैसा आपने स्केबीज में पढ़ा है, लगभग समान ट्रीटमेंट अभी बता रहा हूं आपको। तो अगर ये आपके ग्रोइन के एरिया में मिल जाए तो आप इसको बोलोगे पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस पटाइरस। पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस पटाइरस। ठीक है, तो पेडिकुलोसिस अगर स्कैल्प पे होगा, मोस्ट कॉमन यही होता है, तो इसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस कैपिटिस। कभी कभी पेडिकुलोसिस आपके चेस्ट पे, स्टमक पे हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस। कॉर्पोरा मतलब पेट या छाती। ठीक है, और अगर पेडिकुलोसिस डेवलप हो गया ग्रोइन के हिस्से में तो बोलेंगे पेडिकुलोसिस ह्यूमेनस पटाइरस। ठीक है दोस्तों, तो ये पेडिकुलोसिस है। अब पेडिकुलोसिस के अंदर कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? दिस इज पेडिकुलोसिस। यही तो ऑर्गेनिज्म है पेडिकुलोसिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो किन लोगों को डेवलप होता है, ये किन को डेवलप होता है, कॉजेस क्या होते हैं इसके डेवलप होने के? कॉजेस क्या होते हैं? पहला कॉज अनहाइजेनिक कंडीशन, फिर वही दूसरा कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यूज ऑफ इन्फेक्टेड गारमेंट्स, टॉवेल्स, ये कॉजेस है। ऐसे लोग जो अनहाइजीनिक रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, उनके अंदर जू डेवलप हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको पेडिकुलोसिस है, अगर वो किसी नॉर्मल इंसान के साथ में मान लो टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो पेडिकुलोसिस एक से दूसरे में आ सकती है। तीसरा यूज ऑफ इन्फेक्टेड गारमेंट्स या टॉवेल्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कॉज है, अगर आपने अपने बालों को गीला रखा है और उस पर हेयर ऑयल लगा दिया है या कवर कर लिया है बालों को, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये एक बहुत अच्छा वातावरण मिल जाता है पेडिकुलोसिस को डेवलप होने का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके हेयर्स जो हैं वो हेयर्स आपके मॉइस्ट हैं, गीले हैं, मॉइस्ट हेयर्स, अगर लंबे समय तक आप बालों को क्या रखते हो, मॉइस्ट रखते हो, गीला रखते हो, और फिर उसको कवर कर लेते हो या कोई कैप पहन लेते हो या कोई कपड़ा लगा लेते हो, और वो गीला बाल आपके लंबे समय तक रह गए, तो पेडिकुलोसिस को मल्टीप्लाई होने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके कॉजेस होते हैं। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे दोस्तों? साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इसके? इसके साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? अभी बताया था मैंने आपको। ऑफ कोर्स रेडनेस डेवलप होगी क्या? हाँ होगी।
इचिंग डेवलप होगी क्या? यस, इचिंग डेवलप होगी। प्रूराइटिस भी हो सकता है, इचिंग डेवलप होना या प्रूराइटिस डेवलप होना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज क्या डेवलप होगी इसके अंदर बता सकते हैं आप लोग? यस, एक क्योंकि इसमें इचिंग इतनी ज्यादा होती है, प्रूराइटिस इतनी ज्यादा होती है कि आपको स्किन पर रैशेस देखने को मिल सकते हैं। रैशेस ओवर स्किन, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अब अगर मैं एक नोट लिख रहा हूं, देखिए नोट लिख रहा हूं मैं, अगर मैं डायरेक्ट मैग्नीफाइंग लेंस देखूं, स्टडी करूं ऑफ स्किन, स्किन की स्टडी करूं, डायरेक्ट मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करके स्किन की स्टडी करूं, स्किन को देखूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पैरासाइट हिलते हुए नजर आएंगे, पेडिकुलोसिस, प्लस इसके एग नजर आएंगे, एग, अंडे। इसके एग कैसे कलर के होते हैं? सिल्वर ग्रे कलर के एग नजर आएंगे। साथ साथ में पेडिकुलोसिस का एक्सक्रिएटा नजर आएगा, इसका स्टूल नजर आएगा, एक्सक्रिएटा, जो कि कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये मुझे ये कब नजर आएगा? अगर मैं मैग्नीफाइंग लेंस देखूं। जैसे कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा नेक पे या छाती पे खुजली हो रही है, मैं मैग्नीफाइंग लेंस से देखता हूं क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्क्रैचिंग के निशान है, मैंने मैग्नीफाइंग लेंस से वहां देखा, तो मुझे क्या नजर आएगा? मैग्नीफाइंग लेंस से उसके अंदर मुझे पेडिकुलोसिस नजर आ सकता है, हिलता डुलता। मुझे इसके अंडे नजर आ सकते हैं, कैसे कलर के होते हैं? सिल्वर ग्रे कलर के अंडे। या इसका एक्सक्रीटा नजर आ सकता है, ब्राउन कलर का एक्सक्रीटा नजर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पेडिकुलोसिस को अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखोगे पेडिकुलोसिस की स्किन को, तो ऐसी नजर आएगी दोस्तों। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है दोस्तों? इसका डायग्नोसिस कैसे होता है दोस्तों? दो तरीके से डायग्नोसिस हो सकता है। पहला डायग्नोसिस लेंस से, डायरेक्ट लेंस ऑब्जर्वेशन करके, डायरेक्ट लेंस, कैसा लेंस है? मैग्नीफाइंग लेंस है, ऑब्जर्वेशन। या दूसरा स्किन स्क्रैपिंग, स्किन स्क्रैपिंग, सेंड टू लेबोरेटरी, लैब में स्किन स्क्रैपिंग को भेज दीजिए, वहां से कंफर्म होकर आएगा पेडिकुलोसिस है क्या। ठीक है दोस्तों, अगली चीज इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? अभी बताया था आपको, इसके मैनेजमेंट समान नजर आता है किसके मैनेजमेंट के? इसके भी इसके मैनेजमेंट के। पहला क्या काम में लोगे? परमिथ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि इसके कॉजेस क्या है। कॉजेस के अंदर ध्यान रखिएगा, लॉन्ग हेयर्स आर दी कॉजेज, लॉन्ग हेयर आर दी कॉजेज। इसके कॉजेज लिखे थे आपने कॉलेज में, कॉजेज में जरूर लिखिएगा, लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स, लंबे बाल। ठीक है, तो लॉन्ग हेयर्स आर दी कॉजेज, ध्यान रखिएगा दोस्तों। परमिथ्रिन या 1% परमिथ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, सेम, क्योंकि ये भी एक एक्टोपैरासाइट है। पेडिकुलोसिस इज ऑल्सो एक्टोपैरासाइट, इट इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा, दोनों समान है, बता आपको मिलते जुलते हैं। पेडिकुलोसिस बस थोड़ा बड़ा होता है, करीब 3 mm लंबा। पेडिकुलोसिस कितना लंबा होता है? करीब करीब 3 mm। अगर आप पेडिकुलोसिस को देखोगे तो पेडिकुलोसिस लगभग कितना लंबा नजर आएगा आपको? 3 mm। अगर पेडिकुलोसिस की साइज देखोगे तो लगभग 3 mm का नजर आएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये जो 3 mm का है, तो इसको लगाने के लिए परमिथ्रिन का एप्लीकेशन भी कम चाहिए, 1% एप्लीकेशन ही बहुत है। ठीक है ना, तो ये जो पेडिकुलोसिस है इसके लिए परमिथ्रिन लगाया जाता है। ये भी एक एक्टोपैरासाइट है, तो ये इसका भी पैरालिसिस होगा, सेम जो उसका मैनेजमेंट पड़ा है, सेम वही मैनेजमेंट है। फर्स्ट इज द परमिथ्रिन, सेकंड इज लिंडेन, इसको गामाक्सेन भी बोलते हैं।
बट नाउ डेज नॉट इन यूज बताया मैंने आपको, नाउ डेज नॉट इन यूज, समटाइम यूज इन एडल्ट, कभी कभी, समटाइम्स यूज इन एडल्ट। ये क्या कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है, बताया मैंने आपको। तीसरा हम क्या काम में लेंगे इसके अंदर, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट कितना प्रतिशत दोस्तों, 25%। बेंजाइल बेंजोएट का इस्तेमाल की, जैसा वो मैनेजमेंट है वैसा ही सेम मैनेजमेंट है, बेंजाइल बेंजोएट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट, बताइए कौन सा है, आइवरमेक्टिन टैबलेट, आइवरमेक्टिन। ये एक टैबलेट है, इसको ओरली लेना है, इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है। परमिथ्रिन को क्या करते हैं अपन, लोशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, बाहर से लगाते हैं। लिंडेन को भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। बेंजाइल बेंजोएट को भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, बाहर से लगाते हैं। लेकिन आइवरमेक्टिन को क्या करते हैं, ओरली लेते हैं, खाते हैं। ये क्या करता है, ये पैरासाइट को ग्रो नहीं करने देता, मल्टीप्लाई नहीं करने देता दोस्तों, ठीक है, और पैरासाइट को पैरालाइज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये 2 डिसऑर्डर समझ में आए होंगे। एक का नाम है स्केबीज, एक का नाम है पेडिकुलोसिस। कल नए डिसऑर्डर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन सेशन को अटेंड करने के लिए मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद दोस्तों।